हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉलिंग डे है। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे ख़बर पर। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम फ़ैसले, तमाम ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो धड़ाधड़ 24 घंटे आप चैनल्स पे देखते होंगे, लेकिन बाज़ ख़बरें ऐसी होती हैं जो शायद बवजूद इश्तिहारात शायद सामने नहीं आ पाती। आपने एक आध जगह ही देखी होंगी। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बहरिया टाउन को सरकारी ज़मीन के अलॉटमेंट और तबादले के जो उन्होंने किया था बहरिया टाउन कराची में, उसको गैर कानूनी करार दिया है और नैब को हिदायत जारी की है कि 3 माह में जो भी यहाँ पर गैर कानूनी लैंड ट्रांसफ़र हुई है बहरिया टाउन को, उसकी तहकीकात की जाएँ। जस्टिस एजाज़ अफजल की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने 2-1 की अक्सरियत से फ़ैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि बहरिया टाउन की अराज़ी का तबादला खिलाफ कानून था, लिहाजा हुकूमत की अराज़ी हुकूमत को वापस की जाए। किस्सा यूँ था कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उसकी ज़मीन कराची सिंध हुकूमत ने बहरिया टाउन को दी गई। ये ज़मीन जो थी वो लो इनकम हाउसिंग के लिए मुख्तस थी, लेकिन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये ज़मीन बहरिया टाउन कराची को दी। टोटल कहा जा रहा है कि 13,000 एकड़ ज़मीन का कब्ज़ा था, लेकिन बहरिया टाउन कराची ने तकरीबन 23,000 एकड़ पर प्लॉट बना करके बेच दिए हैं। तो अदालत ने कहा है कि आज के बाद कोई बहरिया टाउन के किसी प्लॉट की ख़रीदो फ़रोख्त, चाहे वो कमर्शियल हो या रिहायशी हो, वो ना की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत के इल्म में ये बात आई है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसको भी कोड़ियों के भाव हुकूमत की जानिब से ज़मीन दी गई है। इस पर अदालत ने दरख्वास्त की है कि चीफ़ जस्टिस साकिब निसार एक खुसूसी बेंच बनाएँ, अज़ खुद नोटिस लें और बेंच बनाएँ और इस मामले की भी तहकीकात करें। ख़ासी ये ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। अब देखिए क्या होता है 3 महीने में। और साथ ही सिंध हुकूमत को भी ये हिदायत जारी की गई हैं कि 3 महीने के अंदर फ़ैसला करें, एक नया तरीक़ाकार वज़ा करें जो कि ट्रांसपेरेंट हो कि अगर लैंड ट्रांसफ़र की जानी है उस मामले को भी अदालत पहले देखेगी, उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। तो ये ख़बर आपसे शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सी ख़बरें ऐसी होती हैं जिनका ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन वो आपके इल्म में लाना उनका ज़रूरी होता है। अहमद शाह साहब है कोयटा से, उनकी बात सुन लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम अहमद शाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बात तो मेरी बहुत सारी है लेकिन मैं सिर्फ 2 ही बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि भाई ये सब चीफ जस्टिस साहब अस्पतालों में जा रहे हैं, हर जगह चेक कर रहे हैं। इनको चाहिए कि कोई ऐसे सिस्टम से ज़रा थानों के SHO, DSP और ये जो ओवरसीयर्स और एक्सियन है, ज़रा इनका भी तर्ज ज़िंदगी देखें, इनकी मनी ट्रेल भी देखें, कहाँ से ये सब कुछ, कितनी तनख्वाह और कितना गुजारा कर रहे हैं। दूसरी बात मेरी ये थी कि भाई पाकिस्तान में शरीफ आदमी की एक की तारीफ है, वो आप इसको हर इदारे पर रख लें कि आज जी हेलो मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन वो जो कहना चाह रहे थे कि शरीफ आदमी वैसे बहुत कुछ देख तो रहे हैं, लेकिन क्या क्या देखें। क्या शेर मुझे याद आ रहा है कि ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। सही बात। तो जितना है उनकी हिम्मत है वो देख रहे हैं। यहाँ तो जहाँ भी ईंट उठाओ तो वहाँ से कोई ना कोई कहानी निकल रही है। बहरहाल चूँकि अदालती एक्टिविज़म है तो आम लोग भी निशानदेही करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। हुमा याकूब साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब देखिए, मेरा सवाल भी जो है आपके पहले कॉलर के साथ ही थोड़ा सा रिलेटेड है। मैंने पढ़ा कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि मेरे पास जो है 8 महीने, इसमें मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा। तो मेरी आप लोगों से के हवाले से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत के हवाले से उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये जो हमारे मुल्क में तालीमी मंशियात फरोख पा रही हैं, खुदा के वास्ते इनकी तरफ अपनी नजरें करम करें। ये भी देखें तालीमी मंशियात मतलब तालीमी इदारों में जो मंशियात, कोचिंग सेंटर एक तालीमी मंशियात है जो कि बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक तरीके से समझ लीजिए, आप बेवकूफ़ ना भी बनाए तो उनको लिखना पढ़ना आज कल तो ये मैं अगर क्या करें, कोचिंग सेंटर बंद कर दें, क्या करें? देखना पड़ेगा इस तरफ। ये सरकारी हमारे जो इदारे हैं, कॉलेज स्कूल है, क्या उनके असातिज़ा इस काबिल नहीं है कि वो अपने इदारों में पढ़ा सके? एक तो ये हवाला है। दूसरा हवाला ये कि A लेवल और O लेवल के नाम के ऊपर जितना पैसा मुल्क से बाहर जाता है उसको भी देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।
हुमा याकूब साहिबा, पानी वहीं गिरता है जहाँ नशेब होता है। जब हुकूमत बुनियादी सहूलतों से हाथ उठाती है तो फिर जाहिर है कि उस खला को कोई ना कोई तो पूरा करेगा। सरकार ने अगर तालीम कागज़ पे मुफ्त कर दी है लेकिन उस पर अमल उस तरह से नहीं हो रहा है तो ज़ाहिर है निजी शोबा आएगा, चाहे सेहत का शोबा हो या तालीम का। तो ये तो एक उसूल है, दुनिया इसी पे चलती है। तो पहले नशेब जो है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए, फिर फराज की बात। लेकिन नशेब में भी सर लोगों का प्रेशर आएगा तो वो होगा। लोगों का प्रेशर क्या आएगा यार? मसला ये है कि अगर मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहूँ तो क्या मैं अपने बच्चे को आज सरकारी स्कूल में दाखिल कराऊंगा? अब जाहिर है कि मैं हूँ या और जो लोग थे हमारे हमसे पहले की जनरेशन, वो सारे के सारे पीले स्कूलों में पढ़ते थे ना, चाहे वो ब्यूरोक्रेट का बच्चा होगा तो उस लिहाज से स्टैंडर्ड भी होते थे। अब जब निकाल ही लिए, मैंने भी निकाल लिए, तो बाकी तलछड़ बाकी है ना, तो किधर जाएगा? जोर सारा किस तरफ जाएगा? गेटवाइजेशन की तरफ, और तबकाती निज़ाम तालीम इसी तरह मजबूत होगा। तो इसमें हम लोग भी शामिल। तो फिर ये जो आइन में आर्टिकल, आइन में बहुत सारे आर्टिकल हैं भाईजान, बड़े शानदार हैं, बड़े शानदार हैं। चलिए, मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर मैं पिछले हफ्ते ही बात करना चाह रहा था, बात नहीं होती। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम देखते भी हैं और बड़े काम की बातें होती हैं। अच्छा सर, हमारे ये अब रिवर रोड पर मुआज रोड पे एक मुशर्रफ कॉलोनी है, जिसमें तकरीबन 5 से 6 हजार घर बने हुए गरीब लोग रहते हैं, जो मुशर्रफ साहब देखे गए थे उनको गरीब लोग रहते हैं। उधर एक गाड़ी चलती थी अल कादरी कोच के नाम से, जो कि इसका ऑर्डर हुआ था 2/8/2017 को ऑर्डर हुआ था। इनको 40 गाड़ियों को परमिट मिले थे। अच्छा। और ये गाड़ियां मुसलसल चल रही थी, हजारों लोगों को मतलब सफर की बड़ी सहूलत हो गई थी। और 2 किलोमीटर मेन रोड से अंदर ये आबादी है, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा रही है। गाड़ी बंद कर दी गई है 15 दिन से, और इसको फौरन चीफ जस्टिस को भी नोटिस लेना चाहिए। इसके ऊपर हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। ऊपर से रमजान आ रही है तो रमजान में और परेशानी बढ़ जाएगी। जो गरीब औरतें काम पे जाती है, गरीब। तो ये परमिट कौन देता है भाई? कौन कैंसिल करता है? कोई आपको ये पता है? ये आरटीएस सेक्रेटरी ने ये परमिट दिया था इन गाड़ी वालों को। तो पहला ऐसा करें ना, आरटीएस सेक्रेटरी के पास आप मुशर्रफ कॉलोनी वाले जाएं, जब वो इनकार कर दें या जो वो वजह बताएं उससे आप गैर मुतमईन हो, तब आप ऊपर जाएं। अब कादरी कोच के लिए भी चीफ जस्टिस के साथ बराह रास्त ना जाए, पहले आरटीए के सेक्रेटरी के पास चले जाएं। हो सकता है आपका काम वहीं हो जाए। सही बात। और कोई है भाई? मलाला हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपसे 3 सवाल करूंगी। जी करिए। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या राव अनवर का गिरफ्तार करना नाजायज है और जरदारी साहब का जमीनों पे कब्जे करना जायज है? पहली बात ये। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं मुबशिर जैदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मंजूर पश्तीन के जलसे में गए, लाहौर के जलसे में। और उसके अलावा जो है ये बात की जा रही है कि मंजूर पश्तीन को राह और जो भी है एजेंट्स, उनको एजेंट्स कहा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि फंडिंग वो लोग कर रहे हैं। तो हमारी ISI इतनी वीक है कि वो ये नहीं मालूम कर सकती कि वो लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो उनको ये कंफर्म किस बात पे है। और तीसरी बात मेरी ये कि यही जो हमारे चीफ जो जज साहब है वो मतलब तमाम डिपार्टमेंट्स को देख रहे, तो उनसे गुजारिश है कि अगर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी देख ले, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां कैसे हो रही है और जो लोग आ रहे हैं क्या वो लोग ट्रेंड है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। मतलब आज मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी हेड है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किन रूल्स के मुताबिक साइन करना है। तो जब किसी को हेड आप बना रहे तो काइंडली आप उसे एक बार ट्रेनिंग दें ताकि वो इस चीज को समझ सके, फिर वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से सर अंजाम दे पाएंगी। ठीक है। ये 3 सवाल। ठीक है सर। राव अनवर साहब। नहीं, राव अनवर साहब का तो केस है, वो तो चल ही रहा है, वो तो डिटेंशन में है, सब जेल में है। और मंजूर पश्तीन के आर्मी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो भी पाइपलाइन में है। बाकी और ये कि फंडिंग का कोई सच सबूत तो कोई नहीं है। ठीक है।
होगा भी तो जाहिर है कि वो सामने आ जाएगा। और तीसरा जो मसला था वो मकामी नौइयत का है इनका, तो जो कंसर्न एग्री करते हैं, अगर उन्होंने सुन लिया है तो बराह करम इस पर ध्यान दें। सही बात, यही हो सकता है। ठीक है। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बाबर अली साहब, कैसे हैं? सर मैं आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप लोग। शुक्रिया सर। मैं आपसे बेसिकली पूछना चाहता हूँ, क्या इस मुल्क में हर कोई माफिया नहीं, चाहे टीचर हो माफिया है, डॉक्टर हो माफिया है, लॉयर हो वो माफिया हो, हर किसी ने एक बिजनेस बना रखा है और वो उसकी हद है, उससे आगे वो नहीं जाता। जी जी जी। आप क्या करते हैं बाबर अली साहब? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अच्छा, किस जमात में पढ़ते हैं? सर मैंने BBA ऑनर्स किया है। BBA ऑनर्स किया है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आप यंग हैं, बिल्कुल। ये जो आपने कहा है कि माफियाज हैं, बिल्कुल हैं। लैंड माफिया से लेकर हर तरह का माफिया है, जाली अद्वियात का भी माफिया है, तालीम का भी माफिया है। और कोई माफिया आपके जहन में आ रहा हो सर? हाँ, तो वो उन्होंने निशानदेही तो कर दी, निशानदेही कर दी, बिल्कुल। आपसे एग्री करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सियालकोट से हैं सज्जाद हसन साहब। जी सज्जाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मैंने ये एक बात करनी थी कि एक नारा आजकल एक पार्टी का मकबूल हो रहा है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो इंसाफ का सिस्टम है वो अभी दो पाकिस्तानों में ही बटा हुआ है, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए, या एक ताकतवर के लिए कह लें और एक कमजोर के लिए कह लें। जैसे कल आपने प्रोग्राम किया था सानिया जो हुआ था बल्दिया टाउन वाला कराची में, जी बिल्कुल, या सानिया ये जो मॉडल टाउन वाला हुआ था, उसमें आप देखें कि वो जो गुल्लू भट्ट तरह के लोग थे जिन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, उनको भी सजाएं भी हो गई, सारा कुछ हो गया। और जो बंदे मारे गए, जो कि उनकी जिंदगियां खत्म होगी, उनके घर वालों की जिंदगियां खत्म होगी, उनके कातलों का अभी तक तयन ही नहीं हो पा रहा कि किसने किए हैं किसने नहीं किए। बिल्कुल। तो जहाँ पे इतने सारे 100 मोटोज हो रहे हैं, मतलब कि इवन के जो कॉलिंग कार्ड्स पे टैक्स लग रहा है उस पे भी 100 मोटो हो गया, तो इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का कर्ब और दर्द तो वही महसूस कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने खो दिए और ऊपर से उनको इंसाफ भी नहीं मिल रहा। इतने दिनों से वो धक्के खा रहे हैं और इस पे थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। मैं पहले भी इस पे बात कर चुका। आपने शुरू में ही बात कह दी ना कि फिर आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो अब हमारे कहने के लिए क्या है, आपने एक्सप्लेन भी अच्छा कर दिया ना। बिल्कुल सही है। सैयद शफीक हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मुबश्शिर साहब, मैं आपके प्रोग्राम के नाम के हवाले से थोड़ी सी लिबर्टी लेके थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक पे बात करूँगा। बताइए। बिल्कुल। पिछले दिनों, बल्कि जो अभी हफ्ता गुजरा है, इसमें मेरा जाना हुआ पाकिस्तान आर्ट्स कराची आर्ट्स काउंसिल में। माशाल्लाह वहाँ पे सरमद उल सुल्तान कुसट का एक बहुत अच्छा प्ले हुआ था। अच्छा। अब अफसोस की बात ये कि जो हमारे मुल्क के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो मैं क्या बोलूं उनको कि देखें किस तरीके के उनका बिहेवियर होता है जी। कि टिकट्स जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट के थे और वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस। ओके। और लोगों ने, मतलब वो पढ़े लिखे लोग थे, बातें सारी अंग्रेजी में कर रहे थे, उर्दू उनको बोलना शायद उनकी तौहीन के खिलाफ था। और वो एक सीट ली उन्होंने, 6-7 सीट आगे घेर के किसी और को खुद बैठ गए और वो किसी दूसरे को बैठने नहीं दे रहे। और जो लोग बेचारे पहले आ रहे वो जो है परेशान हो रहे कि हम कहाँ बैठे, और उन्होंने सीटें जो है वो घेर घेर के बैठी हुई उन लोगों के लिए जो आ रहे हैं किंग से। मतलब ये हमारे पढ़े लिखे लोगों का वो जेस्चर था जिसमें मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं। सही कह रहे। और ये जो इंतजामिया है पाकिस्तान कराची आर्ट्स काउंसिल की, मैं उनको भी शेम करता हूँ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों को रोकें जो पहले से आके जगह घेर लेते हैं, और दूसरे लोग जो वक्त पे आते हैं उनको वो जगह नहीं देते आगे की, और वो कहते हैं कि नहीं वो हमने ले लिए, ये आ रहे हैं। अब वहाँ पे झगड़ा करना मुनासिब भी नहीं लगता। लेकिन ये कुछ उसूल, कुछ कायदे। हाँ नहीं, ये आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा कि ये जो इंतज़ामिया ये फंक्शन करा रही है, ये बुनियादी तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो टिकट होल्डर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्रायोरिटी है
और ये खां आ रहे हैं वो खां आ रहे हैं। इस कल्चर का ख़ात्मा होना चाहिए और हम आपके डिसअपॉइंटमेंट में आपके साथ हैं। अगर कोई कराची आर्ट्स काउंसिल का या कराची आर्ट्स काउंसिल ही कि आप कहीं भी हो, हर जगह यही होता है जी, मेरी खाला आ रही है, बाजी आ रही है, फलाना है, और वो आखिर तक खाली रहती हैं सीटें। तो ये ज़ाहिर है कि आपका डिसअपॉइंटमेंट 100% बजा है। एजाज़ अहमद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बताइए। जी एजाज जी सर, ये 2-3 दिन पहले की बात थी। मैं जी अपनी मार्कशीट निकलवाने के लिए शाह लतीफ़ खैरपुर यूनिवर्सिटी, सुना होगा आपने सर? जी सर, ये सिर्फ मार्कशीट निकलवानी थी मैंने अपनी। ओके। तो इन्होंने मुझे तकरीबन एक हफ्ते से 10 दिन ख्वार किया इन्होंने मुझे। मैं कंबर शिदात कोट में रहता था। अच्छा। तो वहाँ से जी 46 सेंटीग्रेड गर्मी होती है। तो वहाँ से मैं बाइक पे निकला पूरे 10 दिन। और मतलब करप्शन इतनी है वहाँ पे, हर दूसरा बंदा 1000 रुपया 2000 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया मांग रहा था। तो एंड में मैंने भी गुनाह करके कोई कहीं ना कहीं से सोर्स लगवा लिया सिर्फ मार्कशीट निकलवाने की। सही बात है। तो जी आपके तवज्जो से मैं बिलावल साहब को, जो भी सिंध अथॉरिटी, सिंध गवर्नमेंट है, इन सबको मैं अपील करना चाहूंगा कि सर कभी भेस बदल के अपनी मार्कशीट निकलवा लें। तो सही बात। एजाज साहब, जाहिर है कि आप कंबर शहजाद कोट और खैरपुर में बहुत फासला है ना। बिल्कुल। और मोटरसाइकिल पे ये बच्चों का खेल नहीं है कि इतने चक्कर लगाए जाए। एक खातून वाइस चांसलर हैं शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर की, और मैं ज़ाती तौर पे उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि नाक के नीचे चिराग तले जो अंधेरा है, बराह करम उसे देखें। सेमिनार्स होते रहते हैं गुड गवर्नेंस पे, हर शोबे के लिए अच्छी तकरीरें भी हो सकती हैं, लेकिन अंदर जो दीमक लगी हुई है, और सिर्फ शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, इन तमाम यूनिवर्सिटियों में जो निचला अमला है जिस तरह ब्लैकमेल करता है कैंडिडेट्स को, और जो फ़ीस जमा कराने के बावजूद उन्हें जो ज़िल्लत उठानी पड़ती है, कम अज़ कम आप इसे भी अपने मनसब की ज़िम्मेदारियों में शामिल कर लें। चीफ जस्टिस तो बड़े बड़े मामलात में सोमोटो एक्शन ले रहे हैं, बहैसियत वाइस चांसलर अगर आप अपने इहाते के अंदर सोमोटो एक्शन नहीं ले सकते तो वाइस चांसलर होने का फ़ायदा क्या है। तो मैडम वाइस चांसलर से मेरी दरख्वास्त है, एजाज साहब की आवाज़ में जो सोच था, जो तकलीफ़ थी कंबर शहजाद कोट से खैरपुर आना, वो भी गर्मी में सिर्फ मार्कशीट डिग्री उन्होंने, शर्मनाक सूरत हाल है। तो प्लीज़ इसका भी खुद नोटिस ले लीजिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया। सलमान रईस साहब हैं कराची से। जी सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, बेसिकली मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और कराची में ही रहा हूँ। तो मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, या मतलब हम लोग कब तक एक बेसिक नीड्स के लिए हम लोग परेशान रहेंगे जी। मतलब इस वक्त मेरे आंखों में आंसू आने वाले हैं कि क्या बेसिक नीड भाईजान? बिजली। हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं सर, हम लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। सही कह रहे हैं। हम लोगों को बेसिक नीड्स में फंसाया हुआ है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, आप ये सोचेंगे नहीं कि आपको बिजली का बिल देना है, या आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, या मतलब हम लोग इन्हीं में लगे रहेंगे। सर मैं बड़ा हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरे बच्चे पैदा हो, मतलब वो भी इन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे। मुझे नजर नहीं आता है कि ये चीज हमारी जिंदगी में, हमारी आने वाली जनरेशन, ये चीज खत्म होगी। ये मतलब मुस्तकिल और वर्ष से वर्ष होती जा रही है, डे बाय डे ये चीज इतनी बढ़ती जा रही है कि आप उस चीज का कोई सोल्यूशन निकालने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा कराची से आप क्या नाम है, वो है रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कहाँ जाता है, किसको लगता है, कहाँ जा रहा है। अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब होता चला जा रहा है, मिडिल क्लास जो है वो खत्म हो गई है। जी ये सब आपकी बातें वजह हैं। हम आपको इस बारे में कोई खुशखबरी नहीं दिला सकते। हम भी आपकी तरह विक्टिम हैं। सिर्फ ये कह सकते हैं कि हो सकता है हम अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद की किरण देख लें। बाकी आपकी फ्रस्ट्रेशन में हम भी बराबर के शरीक हैं।
एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आसिफ अमानुल्लाह साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर मुझे आज जो बात करनी है वो आजकल जो करंट बहस चल रही है, एक खलाई मखलूक इलेक्शन में जो है वो अपना हिस्सा डालती है। मैं शुरू होऊंगा बेनज़ीर दौर से। बेनज़ीर ने पहले शिकायत की कि IGI बनाई गई, बिल्कुल ये हुकूमत टॉपल की गई। फिर नवाज शरीफ ने कहा कि मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत टॉपल की काफ लीग बनाई। फिर 2013 के इलेक्शन में 2008 के इलेक्शन में काफ लीग ने बोला कि उनको हरा के उनको बनाया गया। 2013 के इलेक्शन में कल इमरान खान के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फौज ने नवाज शरीफ को जिताया। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें फौज हराना चाह रही है, इमरान को जिताना चाह रही है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो एस्टेब्लिशमेंट हमारी इन्वॉल्व है या फिर सारे पॉलिटिशियन झूठे हैं। इसके बारे में आपकी राय जाननी थी। दूसरा ये खलाई राय जाननी है या सही वाली? बिल्कुल सही वाली, अगर आपका प्रोग्राम जारी रहे तो, क्योंकि आपका प्रोग्राम जारी नहीं रहेगा तो हम एक अच्छा प्रोग्राम नहीं मेरे भाई देखें, हमारी तारीख में इस्टेब्लिशमेंट का तो एक रोल रहा है सारे सियासी अमल में और अभी भी चल रहा है, तो वो तो एक हकीकत है जो झुटलाई जा सकती, तो वो है। जहाँ तक पॉलिटिशियंस की बात है तो वो पॉलिटिशियंस भी उसी इस्टेब्लिशमेंट के आलायकार बनते हैं और पावर के लिए उसी सीढ़ी को इस्तेमाल करते हैं। मसला ये है, हाँ, एक दूसरे को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सिंपल मेन यही है। तो मंसूर सैफ साहब से आज का जालिम कल का मजलूम, कल का मजलूम आज का जालिम, वो ड्रामा मुझे अक्सर याद आ जाता है, सास भी कभी बहू थी। हाँ वही है, वही है कि लेकिन बहू, हाँ ठीक है। मंसूर सैफ साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, हुक्म करें। सबसे पहले सर जज़ाए खैर आपको दे कि आप लोगों के कुछ छोटे मसाइल सुन लेते हैं। छोटे तो चलो गरीब आदमी भुगता ही लेता है, ये बड़े मसाइल जो हैं इनकी तरफ आप लोगों का उनकी बात सुनते हैं। तो एक मसला है मैंने भी डिस्कस करना था कि ये जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है इनकी रिहाइश का जो मसला है, अब उसमें देखने में यह है कि भाई या तो इन गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है या ये हकदार नहीं है या क्या वजह है कि भाई एक मकान पे अब देखे गए हैं कि 50-50 साल से लोग काबिज हैं, बैठे हुए हैं। इलाट करवाया, बच्चे को इलाट करवा दिया, तो उसमें वैसे ये कहते जी जनरल वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। अब जनरल वेटिंग लिस्ट में तो भाई उनका भी नाम उन्हीं नंबर पे आना चाहिए ना, लेकिन ये उनकी जगह उसको इलाट कर देते हैं। दूसरा ये कि हर किसी को फिर हायरिंग भी नहीं दी हुई। ये तो अगर घर नहीं दे सकते उसको इतना हायरिंग तो देना ग्रेड के हिसाब से, चलो वो कोई छोटे मोटे घर किराए का ले ले, वो भी ये नहीं करते हैं। हायरिंग भी किसी को मिली है तो फिर गवर्नमेंट मुलाजिम कहाँ जाए? तो इस सिलसिले में अगर आपको थोड़ी सी आवाज उठाएं, अगर चीजों से सुन रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा मसला लोगों को हल कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी। आप क्योंकि इस्लामाबाद में हैं, कुछ नए फ्लैट्स भी बन रहे थे, कुछ और भी हुआ था, तो उसमें कुछ चीजें वो साथ नया फ्लैट गरीब आदमी अब जो वो बना रहे हैं गवर्नमेंट वाले वो 40 लाख का है। नहीं मैं कह रहा हूँ, देखें आप तो जाहिर किराए पे होता है, आपको तो हुकूमत को किराया देना होता है। जो सरकारी मुलाजमीन है वो जाहिर खरीद की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जी नहीं, तो वो देख रहे वो किसी को मिलेगा तो वो ना, मतलब एक बंदे के पास है, मैंने देखे हैं अपनी आंखों से। हेलो जी सुन रहे हैं सर। मैं ये बता रहा हूँ कि अब हमारे सामने ही है कि एक बंदे को घर लाट हुआ, अब वो नस्ल मतलब उनकी तीसरी पुश्त उसी घर में वो रह रही है, सही कह रहे हैं। उनके लिए तो हक बन गया। लेकिन जो और गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको ये जनरल वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं, उनका नाम ही 20-20 साल तक नहीं आता। ये सही कह रहे हैं। इस्लामाबाद में एक तो घर लेना और फिर उस घर को 3-3 नस्लों तक रखना पूरा एक आर्ट है, पूरा एक आर्ट है। और वही है कि एक तो कानूनी ट्रैक है जिसपे मंसूर साहब जैसे सीधे लोग चलते रहते हैं, और एक होता है फास्ट ट्रैक जो सेक्रेटरी हाउसिंग या मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग के थ्रू जाता है, पर्ची सिफारिश, ठीक है, जो बिल्कुल सही बात चल रहा है दमादम मस्त कलंदर। असगर अली साहब हैं तुर्बत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल अल्लाह का करम है। वैसे मैं स्कूल का हेडमास्टर और BBC का लिसनर हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी हम बिल्कुल तक 13 साल से मेरी। जी हाँ, मैं वैसे स्कूल सिस्टम के बारे में बात करना चाहता था। बलूचिस्तान के बारे में बहुत बात होती है वैसे। जी फरमाइए। तो हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह से है कि एक दिन में हमारे जो एक पोस्ट थी डिस्ट्रिक्ट तुर्बत की,
एक पोस्ट पे एक दिन में 4 बंदूक के ऑर्डर, पोस्टिंग ऑर्डर और ट्रांसफर हुए। तो यकीन करें जब एक पोस्ट पे एक दिन में 4 बंदूक के ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो हमारे एजुकेशन का सिस्टम किस तरह से होगा। और स्कूल के ओनरशिप लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं, ना वालिदीन, न पॉलिटिकल लीडर, न गवर्नमेंट, न टीचर, न स्टूडेंट। बिल्कुल आप कहने के लावारिस की तरह है सारे स्कूल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो ये कौन से स्कूल में एक दिन में 4 दफा पोस्टिंग ट्रांसफर हुआ? जर्नली बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं मेरा स्कूल तो जबरदस्त, वैसे जर्नली एक आप बात कर रहा हूँ कल्चर की, पूरे इलाके की, पूरे सूबे की, और नाम दिया जाता है सदर उनका पूरे मकरा। नहीं, आप इस पे तहकीक की जा सकती है आपकी। बिल्कुल ये हम इस पे तहकीक भी करेंगे। और बलान में वाकई तालीम का निज़ाम जो है ख़ासा हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, तालीम का निज़ाम भी जो है तहोबाला हुआ है। हमारे जो वहाँ ब्यूरो चीफ हैं अली शाह अक्सर फ़ाइल करते रहते हैं तालीम के हवाले से ख़बरें कि किस कदर वहाँ हालत दिगरगू हैं। अब ये कहना तो एक बिल्कुल क्लीशे बात हो जाती है कि अल्लाह ठीक करेगा या अल्लाह ठीक करेगा, लेकिन ठीक तो बहरहाल हमें ही करना है। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। पिंडी से हैं मिसेस ताहिर। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई मैं इस्लामाबाद में मेरी बेटी पढ़ती है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। ओके। तो उस हवाले से मैंने बस आपके नोटिस में ये बात लानी थी जी कि फिजिक्स डिपार्टमेंट है जो कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पे है वहाँ पे। कल रेजोल्यूशन पास हुई है पार्लियामेंट में कि जी नाम इसका बदल दिया जाएगा और किसी और मुसलमान साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाएगा। तो बस मैं ये एक बात कहना चाह रही थी कि ये जो गिने चुने हमारी पार्लियामेंट में लोग ज़हन बैठे हैं, इनको क्या हक हासिल है कि ये इस तरह के डिसीजंस करें, और ख़ास तौर पे क्या एक इंसान का जो नोबेल प्राइज विनर है उसका पाकिस्तानी होना काफ़ी नहीं है कि उसको हम ऑनर दें, बल्कि ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि उनके नाम पे हमारी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स हों। सही। ये मौलवियों वाली ज़हनियत जरा इसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस सब्जेक्ट। इस बहाने मैं आपको थोड़ी सी एक अपडेट भी कर दूं। ये जो वाइस चांसलर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जावेद अशरफ, इन्होंने आज वजाहत की है कि जी हमारा जो फ़िज़िक्स का शोबा है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, वो बिल्कुल एक अलग एंटिटी है, और जो सेंटर फॉर फिज़िक्स है वो यूनिवर्सिटी के इहाते में ज़रूर है, लेकिन वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसका इंतज़ाम फ़ौज का जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न है SPD उसके तहत है। दोनों में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने जल्दबाजी में या क्या हुआ कौमी असम्बली में जो बिल पेश किया है उसमें सेंटर ऑफ फिज़िक्स का नाम नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नाम है। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स का कोई नाम नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री होता है, फिज़िक्स होता है। तो वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया शजदर है कि जब इसका कोई नाम ही नहीं था तो ये अल-खज़ीनी साहब के नाम पे एक डिपार्टमेंट का नाम रखने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल ये एक टेक्निकल बात है। इंटेंशन ज़ाहिर है वही थी कि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम सेंटर फॉर फिज़िक्स है उसका नाम तब्दील करना चाहिए, लेकिन वो जल्दबाजी में वो लिख गए डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। अब ये है कि इसकी क्या शक्ल निकलेगी, क्या कौमी असम्बली नई करारदाद लाएगी या एक दफ़ा जब हो गया। और मज़े की बात यह है कि दिसंबर 2016 में जब नवाज़ शरीफ साहब ने इस सेंटर का नाम की तब्दीली की मंजूरी दी थी डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पे, तो उसके बाद भी आज तक इस सेंटर का ये नाम बाज़ाब्ता तौर पे तब्दील नहीं हुआ है। सरकारी फ़ाइलों में आज भी वो सेंटर फॉर फिज़िक्स है। लिहाजा एक ऐसा सेंटर जिसका नाम ही तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ तजवीज़ मंजूर हुई थी, उसका दोबारा नाम तब्दील करना ये एक मज़ाक़-ख़ेज़ बात लग रही है। हाँ, लेकिन सोच की तरफ उन्होंने सोच की है कि जाहिर है वो सोच अपनी जगह मौजूद है, सोच अपनी जगह मौजूद है। और दुख ये होता है कि तमाम जमातों ने अपना बराबर का हिस्सा डाला, चाहे नए पाकिस्तान वाले। कोई ये खड़ा होकर कहने वाला नहीं था कि भाई साहब उनका काम है वो साइंसदान के तौर पे हैं, वो कोई मजहबी तौर पे थोड़ी, स्कॉलर के तौर पे तो नहीं। दूसरा ये है कि
जिस तरह से ये पेश किया गया कि उन जिन साइंसदान के नाम पे रखा जाए उनके बारे में भी कुछ नहीं बताया। अच्छा, अल-खज़ीनी साहब के नाम के बारे में जो है अभी भी सोशल मीडिया पे हत्ता कि इफ्तिखार आरिफ साहब, वो तो आपको पता है कसौटी में थे, कुरैशपुर वगैरह, उबैदुल्ला बेग मरहूम के साथ, वो कह रहे हैं भाई मैं खुद भी तलाश कर रहा हूँ कि कौन साहब थे और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो जाहिर है कि कौमी असम्बली में जो बिल पेश करना है उनकी तहकीक बहुत आगे की है, इसके दामाद आला का बात इंटेंशन की हो रही थी। तो थैंक यू सो मच फॉर। फैसल हसीन है मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अच्छा, एक सवाल है, कल का प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा था, शुक्रिया। उसी सिलसिले में एक सवाल है कि जब इंसान पैदा होता है तो 5 मतलब हिस्स होती हैं जो उसको अता कर दी जाती है, और जब वो तो थोड़े तगय्युर के मनाजिर तय कर लेता है तो फिर वो जब बढ़ जाती है तो सोचने की हिस्स, बोलने की हिस्स और देखने की हिस्स और इजहार करने की हिस्स जो होती है, ये अगर बंद कर दी जाए तो क्या एक इंसान नॉर्मल रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकता। बस इतनी सी बात। थैंक यू सो मच। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बाद में सोचते हैं मिलके। मज़हरुल हक साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब जहदी साहब और वसतुल्लाह खान साहब, और आज मैं ज़रात साहब को भी मिस कर रहा हूँ, मेरी तरफ से उनको भी सलाम कहिएगा, और आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। तो मेरी गुजारिश है कि उस दिन भी मैंने एक चीज सुनाई थी और आज एक और चीज सुनाता हूँ। 2004 की लिखी हुई है, जब शाम बिल्कुल अपने अरूज पे था मशरिक़ गुस्सा के अंदर, और आज शाम की हालत में है। तो मैंने लिखा था कि है बजट और मुल्क दोनों को बचाना, खरबूजे खा के पड़ेगा फौरी तौर पे ऑपरेशन वाना रुकवाना, न है यहाँ कोई मुल्ला उमर, न है कोई उसामा, ये सिर्फ पाकिस्तान को छोटा करने का एक बहाना। चेचनिया, बोस्निया, फलस्तीन, कश्मीर, क्या मुसलमान हो गए सारे एक ही लकीर के फकीर, सूडान, इराक, अफगानिस्तान, शाम, ईरान, फिर पाकिस्तान, क्या इससे भी कड़ा आएगा कोई इम्तिहान? चले जाओ सारे तारकीने वतन अपने घरों को, बंगाली और अफगान, क्योंकि पाकिस्तान पे भी आने वाला है बड़ा मुश्किल इम्तिहान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपके वक्त कम है वरना हम आपसे और गुफ्तगू कर। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी नज़्म इनायत की। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।